नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रामनगर में चल रहे बीजेपी के चिंतन शिविर के दूसरे दिन सोमवार को पहला सत्र खत्म हो गया, जहां पर पहले सत्र में राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की गई। तो वहीं पर चिंतन शिविर के दूसरे दिन का प्रथम सत्र सुबह 9:30 बजे के आसपास शुरू हुआ और 10:45 तक चला, जिसमें प्रदेश के राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद में चिंतन शिविर का दूसरा सत्र सुबह 11 बजे से शुरू हुआ, जिसमें विपक्षी दलों की पकड़ और कमजोरी का आकलन करके विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने पर मंथन हुआ। तो वहीं पर तीसरा सत्र दोपहर 3 बजे से शुरू होकर 4 बजे तक चला, जिसमें साल 2022 के रोड मैप को लेकर चर्चा की गई। वहीं पर आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि चौथा सत्र जो है वो 5:15 बजे के आसपास शुरू होगा और 6:30 बजे तक चलेगा, जिसमें रोड मैप पर सदस्य गणों के सुझाव और चर्चा यहां पर की जाएगी। पांचवा सत्र शाम को 7 बजे से शुरू होकर 8:15 बजे तक चलेगा, जिसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा होगी। तो वहीं पर आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वन मंत्री हरक सिंह रावत भी बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी दूसरे सत्र की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। हम लोगों ने शाम उद्घाटन सत्र और उससे पूर्व हमारी जो टोली की बैठक थी, 2 बार टोली की बैठक, और उससे पूर्व जो सामान्य कार्यक्रम थे, मन की बात कार्यक्रम में हम सब लोग एक बूथ पर गए, और उससे पहले जो हमारा ई प्रशिक्षण चल रहा है, इस प्रशिक्षण में हम यहाँ से जुड़े थे। आज सुबह प्रशिक्षण के दूसरे दिन हमारे बीच में हमारे केंद्रीय नेतृत्व के रूप में आदरणीय बीएल संतोष जी, जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, हमारे प्रभारी जी, सह प्रभारी जी और हमारे मीडिया के प्रमुख अनिल बलूनी जी ये उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने जो हमारी राज्य सरकार की 4.5 साल, 4.25 साल की प्रमुख उपलब्धियां हैं, उस पर हमने विस्तृत चर्चा की। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जमीनी हकीकत तलाशने के लिए और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर यहां पर चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसी को लेकर लगातार सुबह से बैठकों का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी मुद्दे पर अधिक जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी विशाल गर्ग देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरीके से अभी तक 3 सत्र जो है वो हो चुके हैं, 3 बैठकें हो चुकी हैं, तमाम लोग इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहे। 3 बैठकों की अगर हम बात करें तो इन 3 बैठकों में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, क्या कुछ खास रहा? देखिए प्रीति, क्योंकि जिस तरह से चिंतन बैठक जो चलाई जा रही है और साफ तौर से देखा जा रहा है कि 4 साल सरकार के जो पूरे हो गए हैं, उसको लेकर भी सरकार पर किस तरह की जो योजनाएं हैं वो निकल करके जो सामने आ रही है, उस पर चिंतन बैठक में चर्चा हुई और क्या क्या योजनाएं ऐसी थी जो लोगों को जिनका सीधा लाभ पहुंचाया गया, तो उसको लेकर के चर्चा इस बैठक में देखने को मिली। और साथ ही साथ इस बैठक में ये भी चर्चा हुई कि अब आने वाले चुनाव में हम लोगों को किस तरह से प्रदर्शन करना है, क्या कुछ हमारी रणनीतियां रहेंगी, क्योंकि 2022 का जो चुनाव है बहुत दूर नहीं रह गया है। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले करनी है पार्टी को। तो पार्टी के सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी में ये बैठक चल रही है और सभी ने इसमें अपने अपने पक्ष रखे हैं कि किस तरह से हम जनता के बीच में जाएंगे और सरकार के जो 4 साल हुए हैं उसको हम किस तरह से गिनाएंगे, या फिर क्या कुछ ऐसे विषय हैं जिनको सीधा लाभ जनता को पहुंचा है, ताकि हम इस विषय को भी उठाएं और जनता को दिखाएं कि 4 सालों में हमने इतना काम किया है, आप दोबारा से हमको वोट दें। तो इस तरह की जो रणनीतियां हैं वो भी बनाई जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि कोरोना के समय में, देखिए कोरोना के समय में और इस तरह की जो चीजें रही हैं, कोरोना के समय में सरकार ने काफी उम्दा जो काम किया है वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो चीजें हैं, जो लोगों से समन्वय बनाने की जो जरूरत है, वो भी यहाँ पर बनाए जाएंगे, ताकि लोगों के बीच में जाना है सभी को और तमाम जिलों का भी भ्रमण करना है, लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करना है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर योजनाएं आज बनाई गई हैं। जी, इसके अलावा कौन कौन इस दौरान इस बैठक में शामिल रहे? जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई ही पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे इस दौरान, वन मंत्री भी शामिल हुए, उनके अलावा और कौन कौन से मंत्रीगण इस दौरान शामिल रहे? देखिए प्रीति, इस जो ये बैठक चल रही है इसमें 5 सांसद उत्तराखंड के और 3 राज्यसभा सांसद, और साथ ही जिस तरह से, क्योंकि यहाँ की जो पूरी टीम है, अपने जो मुख्यमंत्री हैं या फिर जो बीजेपी की टीम है, उसके भी लगातार जो महामंत्री हैं या फिर अध्यक्ष हैं, वो तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं और यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि किस तरह से हम अपनी पार्टी को और आगे बढ़ा सकते हैं और 2022 के इलेक्शन में किस तरह से बहुमत हासिल कर सकते हैं।
ठीक है विशाल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से वरिष्ठ नेता देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। जी देवेंद्र जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि सुबह से ही लगातार चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, 5:15 बजे के आसपास भी चौथा चिंतन शिविर जो है उसकी शुरुआत होगी। अब तक जो 3 चिंतन शिविर हो चुके हैं उनमें आपसे जानना चाहेंगे किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई, क्या कुछ खास रहा इस दौरान? देखिए, हमारा 3 दिवसीय चिंतन शिविर जी रामनगर में कल प्रारंभ हो गया था और इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दोनों ही मौजूद हैं और विभिन्न विषयों पर गहन चिंतन मनन चल रहा है। जहाँ तक विभिन्न सत्रों में जो बातें तय हुई हैं उसके बारे में तो माननीय अध्यक्ष जी या कोई अन्य अधिकृत प्रवक्ता जब प्रेस को ब्रीफ करेंगे उस समय बात सामने आ पाएगी। लेकिन मोटे तौर पर हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, आदरणीय श्री BL संतोष जी भी मौजूद हैं, वे आ गए हैं। और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तथा प्रदेश प्रभारी श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी और सह प्रभारी श्रीमती रेखा वर्मा जी मौजूद हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी, मुख्यमंत्री श्री तीरथ जी और तमाम हमारे महामंत्री, जिनमें महामंत्री संगठन श्री अजय जी भी हैं और सांसदगण सब लोग मौजूद हैं। विभिन्न सत्रों को निर्धारित किया गया है और कल दोपहर के बाद तक चलने वाली बैठक है और इसमें निश्चित तौर पर जो अब तक का जो कार्य रहा है करीब 4.5 साल का सरकार का और संगठन का, उसके बारे में पूरी समीक्षा हो रही है और साथ ही साथ जो है आगे भावी रोड मैप हमारा क्या रहने वाला है इसके बारे में भी चर्चाएं अंदर हो रही हैं। और अगला वर्ष चुनाव का वर्ष है, निश्चित तौर पर हमारा लक्ष्य एक बार पुनः सरकार बनाने का है और पहले से अधिक बड़ा बहुमत लेकर के आने का है। ऐसे में किन आधार पर हम चुनाव में जाने वाले हैं इस पर भी चर्चा आज होगी और पूरे प्रदेश को कार्यकर्ताओं को। पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से रोड मैप तैयार किया गया था, या कह सकते हैं कि जो वादे आम जनता के सामने रखे गए थे वो अब तक कितने पूरे हुए हैं, या कुछ वादे ऐसे हैं जो कोरोना काल की वजह से पूरे नहीं हुए हैं, उनको भी धरातल पर लाने के लिए इस दौरान इस बैठक में चर्चा हो सकती है? देखिए, जो हमारा उस समय का दृष्टि पत्र था विधानसभा चुनाव में, उसमें हमने जो बातें कही थी उसमें से करीब 90% पूरी की जा चुकी है। और कोरोना काल रहा, निश्चित तौर पर जो हमारी गतिविधियां थी उस पर थोड़ा सा ब्रेक भी लगा और साथ ही थोड़ा शक्ति भी जो है विकास के प्रभावित हुई है। लेकिन तय है कि हम अगले जो चुनाव में जाएंगे तो हम अपनी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि किस प्रकार से राज्य सरकार ने जो काम किए हैं और साथ ही केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो हमको सहयोग मिला है और प्रदेश में विकास कार्यों ने बहुत तेज गति पकड़ी है, उन सब आधार को लेकर के हम जनता के बीच में जाने वाले हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जनता उन्हें हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। जी देवेंद्र जी, जिस तरीके से अभी कह सकते हैं हाल फिलहाल में जो सत्ता परिवर्तन दिखाई दिया था उसके बाद से तमाम बातें निकलकर सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई ही जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके समर्थक जो थे उनमें भी कहीं ना कहीं नाराजगी या कशमकश की स्थिति देखने को मिल रही थी कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 4 साल के बाद में रैंडमली एक सीएम को हटा दिया गया, दूसरा सीएम यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। तो वो जो माहौल बना हुआ था, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उस माहौल को भी यहाँ पर शांत करने के लिए, आपस में तालमेल बैठाने के लिए यहाँ पर चिंतन शिविर किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो दायित्व परिवर्तन वो हमारी पार्टी में सामान्य बात है। हम लोग जो है किसी पद पर रहते हैं लेकिन वो जिम्मेदारी के दायित्व लेकर के रहते हैं और अगर प्रदेश या राष्ट्रीय नेतृत्व कोई चीज तय करता है तो हम उसको मान करके चलते हैं। तो ऐसे में केवल दायित्व परिवर्तन ही हुआ है और माननीय त्रिवेंद्र जी के समय में जो कार्य हुए निश्चित तौर पर बहुत अच्छे कार्य हुए। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री तीरथ जी के समय में जो कार्य हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं और हम जनता के बीच में किसी इस रूप में नहीं जाएंगे। हम पूरी 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो अपने हमारे उपलब्धियां हैं उसके आधार पर हम लोग जाने वाले हैं और बाकी पार्टी में किसी प्रकार से कोई मतभेद या इस प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि हम ये कह सकें कि कहीं पर कहीं
रोष है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जिस तरीके से देवेंद्र जी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारी करती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस जो है वो भी यहाँ पर कह सकते हैं कि मुख्य विपक्षी दल जो है वो बनकर उभरती हुई दिखाई दे रही है। लगातार अभी से धरना प्रदर्शन करते हुए कई जगहों पर वो लोग नजर आ रहे हैं और सरकार की जो भी नीतियां हैं उनको कोसते हुए नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं कि वाकई विरोधियों की ताकत और कमजोरियां जो है उनका भी आकलन यहाँ पर किया जाएगा। देखिए, जब तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस तो एक बिखरा हुआ घर है। हालात ये है कि आप खुद देख रहे होंगे और आपके चैनल में दिखाया भी जा रहा होगा कि वो अपना नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं। 10 विधायक हैं और आपस में लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से हरीश राव जी का खेमा एक दिशा में जाता है, प्रीतम जी का खेमा दूसरी दिशा में जाता है और बयानबाजियां होती हैं, ये सारी स्थितियां कांग्रेस की जो अंदर की बहुत बुरे हालात हैं वो अपने आप में नहीं। देवेंद्र जी, वो बात सही है कि वाकई अंतर्कलह लगातार वहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चुनाव के वक्त अगर तमाम पार्टी एकजुट हो जाती है तब तो कहीं ना कहीं आप लोग सोचने पे मजबूर होंगे ना कि वाकई क्या कुछ विरोधी जो हमारे हैं उनकी क्या कुछ ताकत है या कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर उनकी अच्छी पकड़ है, हम वहां पर किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस का अगर हम कार्यकाल देखें 4.5 वर्ष का, तो एक गैर जिम्मेदारी विपक्ष के रूप में ही वो उभर करके आई। और कोरोना के करीब 1.5-2 साल में जो कांग्रेस की भूमिका है वो इतनी नकारात्मक रही है कि जनता की नजरों से पार्टी पूरी तरह से उतर गई है। स्थिति ये है कि हम अपने सकारात्मक रूप से जाने वाले हैं और कांग्रेस ने केवल बयानबाजी करी या कोरोना काल में कोरोना को बढ़ाने वाले ठीक है देवेंद्र जी, तमाम लोग देख रहे हैं आपको फिलहाल भी और जिस तरीके से आपकी सरकार की ओर से अपने 4-4.5 साल में जो कामकाज किए गए हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उन्हीं को देखकर यहाँ पर लोग जो हैं वो तय कर लेंगे कि वाकई कौन सी सरकार की ओर से सही कामकाज यहाँ पर किया गया है। आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आपने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और चारधाम यात्रा शुरू करने के खिलाफ में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई है, जहां पर राज्य सरकार की तरफ से शपथ पत्र पेश किया गया, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार के 25 तारीख को यहां पर कैबिनेट बैठक में 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने के फैसले पर रोक लगा दी है। तो वहीं पर कोर्ट ने सरकार से चारधाम यात्रा का लाइव प्रसारण करने के लिए यहां पर निर्देश दिए। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार से 7 जुलाई तक विस्तृत शपथ पत्र पेश करने के साथ ही ये भी बताने को कहा है कि चारधाम का लाइव प्रसारण किया जा रहा है या नहीं। वहीं पर मामले की अगली सुनवाई अब 7 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सचिदानंद डबराल सहित कई लोगों ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, वैक्सीनेशन को लेकर जनहित याचिकाएं दायर की हैं। जो शपथ पत्र एसओपी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिया गया था, कोर्ट उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। चारधाम यात्रा में जो 3 जिलों के लोगों को परमिट किया गया है उसमें भी मेडिकल की व्यवस्थाएं क्या होंगी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं था। तो कोर्ट ने वर्तमान परिस्थितियां और डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो प्रसार हो रहा है उसको देखते हुए राज्य सरकार का जो कैबिनेट डिसीजन है 25 तारीख का, जिसमें चारधाम को सीमित रूप से परमिट किया गया, उस पर रोक लगा दी। और साथ ही कोर्ट ने यह डायरेक्ट किया है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं का भी कोर्ट को ख्याल है, इसलिए गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि चारधाम की समस्त पूजा अर्चना की लाइव स्ट्रीमिंग पूरे देश में उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए ताकि श्रद्धालु घर बैठे उसको देख सकें। और कोर्ट का कहना है कि लोगों का जीवन बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसओपी का अनुपालन करने में राज्य सरकार बार बार विफल हो रही है, इसलिए इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट ना किया जाए और अगली तारीख तक कोर्ट को बताया जाए कि लाइव स्ट्रीमिंग की क्या व्यवस्था की गई है। तो आपको बता दें जिस तरीके से सरकार की ओर से जो भी फैसला यहां पर लिया गया था, कोरोना काल के बाद में मामले जो धीरे धीरे कम होते हुए नजर आए थे, उस पर पूरी तरीके से यहां पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको बता दें हाईकोर्ट अधिवक्ता दुष्यंत मनाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत मनाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही हम आपको बता दें नैनीताल से हमारे सहयोगी कांतापाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांतापाल, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, आज पूरे दिन जो भी घटनाक्रम रहा, क्या कुछ उसमें रहा? जी बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बता दूं कि लंबे समय से जो इस बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, लंबे समय से इसमें सुनवाई होते आ रही थी, जिसमें आज चारधाम यात्रा को लेकर यहाँ पे सुनवाई हुई है। राज्य सरकार ने जो 25 जुलाई को यहाँ पे एक कैबिनेट की मीटिंग में बैठक में यह तय किया था कि 1 जुलाई से चारधाम यात्रा यहाँ पे शुरू की जाएगी, उस पर आज हाईकोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। जो राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे शपथ पत्र पेश किया गया था उस पर कोर्ट यहाँ पे असंतुष्ट दिखी है और ना ही
राज्य सरकार ने इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि वहाँ पे किस तरीके से जो चार धाम यात्रा है वो संचालित होगी, वहाँ पे कितनी महिला पुलिस की व्यवस्था होगी, जो चार धाम के रास्ते हैं उनमें सैनिटाइजर की क्या व्यवस्था होगी। इन सभी को लेकर यहाँ पे जो कोर्ट थी वो राज्य सरकार के शपथ पत्र से नाराज हुई है और चार धाम यात्रा पे उन्होंने रोक लगा दी। अब देखना ही होगा कि 7 तारीख को जो है उन्होंने ये कहा है कि इसमें विस्तृत यहाँ पे रिपोर्ट पेश करने को कहा है और राज्य सरकार को कहा है कि ये धार्मिक आस्थाओं को लेकर जो भी है ये लाइव यहाँ पे प्रसारण किया जाए, जिसका रिपोर्ट उन्होंने 7 जुलाई को यहाँ पे बताना है कि लाइव प्रसारण हो रहा है या नहीं। जी ठीक है कांतापाल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दुष्यंत मनाली जी, जिस तरीके से हमारे सहयोगी कांतापाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी ओर से बताया गया कि किस तरीके से यहाँ पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही और उसके बाद हाईकोर्ट ने साफ मना कर दिया कि कोरोना के मामले जो है बेशक अभी कम आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कोरोना गया नहीं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ऐसी वजह यहाँ पर दिखाई दी, क्या कुछ ऐसे कारण रहे कि यहाँ पर रोक लगानी जरूरी लगी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? इसमें ऐसा हुआ, कोर्ट ने एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा था और आज जो एफिडेविट फाइल किया गया था टूरिज्म मिनिस्ट्री की ओर से राज्य सरकार की, उसमें ये बताया गया था कि पिछले वर्ष में जो आंकड़े रहे हैं उसके अनुसार 600 लोग प्रतिदिन ही चार धाम यात्रा में ऑन एवरेज पहुंचे हैं हर धाम पर। इस पर आपत्ति थी। कोर्ट का कहना था कि आंकड़े पूरे यात्रा काल के नहीं है, मात्र 3 माह के हैं। और साथ ही कोर्ट ने पिछली बार जो क्वेरीज की थी उसमें पूछा था कि चारधाम में यात्रियों की मेडिकल सुविधाओं को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो वो व्यवस्थाओं की स्थिति भी बड़ी खराब थी और मेडिकल की सुविधाएं अभी तक वहां पर जुटाई नहीं जा सकी हैं। और साथ ही वैक्सीनेशन की जो स्थिति तीनों जिलों में, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में है, वो काफी वीक है। वहां पे अभी भी 20% से अधिक पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। तो कोर्ट का कहना था कि राज्य सरकार की तैयारियां पूरी नहीं है, एक और डेल्टा प्लस वेरिएंट फैलने की आशंका है और दूसरी ओर चारधाम यात्रा का आयोजन किया जाना और उसमें 3 जिलों के निवासियों को अगर आमंत्रित किया जाता है तो ये उन लोगों के लिए तो रिस्की होगा ही, साथ ही जो पुजारी समाज है और वहाँ पे व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनके लाइफ को भी खतरा हो सकता है। जी, इस दौरान जब सुनवाई की जा रही थी तो अगर हम बात करें सरकार के पक्ष की तो उनकी ओर से क्या कुछ बातें यहाँ पर कही गई? सरकार की ओर से मुख्यतः यह कहा गया कि हमने, क्योंकि अधिकांश लोगों को तो रोक लगाई दी है, सिर्फ 3 जिलों के जो निवासी हैं उस पर्टिकुलर धाम के जहाँ पर वो है, तो उन्हीं को हमने परमिट किया है और वो लोग RT-PCR टेस्ट करा कर आएंगे। तो उस पर कोर्ट का कहना था कि RT-PCR डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए बहुत फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है और सेकेंडली पहले भी जैसे कुंभ में गड़बड़ियां RT-PCR में देखने में आ रही हैं, उस पर जांच चल रही है, तो इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सेकेंडली कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से ये कहा गया कि जो लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कहा जा रहा है पूजा अर्चना की, तो वो शास्त्र सम्मत नहीं है। तो इस पर कोर्ट ने भारी आपत्ति की। कोर्ट का कहना था कि शास्त्रों के समय पे टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए शास्त्र लिखने वाले लोगों को ये जानकारी उस समय नहीं अपेक्षा की जा सकती कि ये कभी हो सकता है भविष्य में, इसलिए आप शास्त्रों का सहारा न लें। और दूसरा, कोर्ट ने कहा कि बहुत सारे ऐसे मंदिर है, महाकाल की आरती का प्रसारण होता है, बहुत सारे मंदिरों की पूजा अर्चना कई चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट होता है। तो इस पर भी कोर्ट ने कहा क्योंकि हमें लोगों की धार्मिक भावनाओं की भी कद्र है, हम उसको भी समझते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर लोग नहीं आ पा रहे तो कम से कम टेलीविजन पर वो उसको देख सकें, ये व्यवस्था की जाए। इसके अलावा इस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि SOP जो जारी की जाती है सरकार उनका सही तरीके से पालन नहीं कर पा रही है। सरकार कह सकते हैं कि चुनाव जिस तरीके से आने वाले हैं वो भी एक बड़ी वजह मान सकते हैं, या फिर वाकई ही लोग जो है इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, अपने घर में बैठे हुए थे कि वाकई कब यहाँ पर कपाट खुलेंगे, उसके बाद में कब दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये एक बड़ी वजह मान सकते हैं कि सरकार इतनी जल्दबाजी में फैसला ले लेती है और उसके बाद में फिर हाईकोर्ट की ओर से यहाँ पर रोक लगाई जाती है। राज्य सरकार को पूर्व में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर आप चारधाम यात्रा कराते हैं तो उसकी SOP समय से बना लें। तो जो SOP राज्य सरकार द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी उसमें नियम तो बहुत सारे बताए गए थे, जैसे कि सैनिटाइजेशन कराया जाएगा, हाथ धोना पड़ेंगे लोगों को और मास्क लगाना मैंडेटरी होगा, लेकिन इसका अनुपालन कैसे होगा, कैसे फोर्स डिप्लॉयड होगी, ये सारा मैनेजमेंट मैकेनिज्म और इसका खाका नहीं बताया गया था। तो कोर्ट का कहना था कि सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं है, ये हम कुंभ में देख चुके हैं और अभी गंगा दशहरे पे भी देखा गया और नीम करौली महाराज के आश्रम में भी जब अभी दर्शनों की अनुमति दी गई तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाया भीड़ को और मानकों का पालन बिल्कुल नहीं हुआ और यहाँ तक कि कुंभ में IG साहब को ये एडमिट करना पड़ा कि SOP का पालन कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो कोर्ट का कहना था कि इस प्रकार की SOP जो सिर्फ कागजों में और जो जमीन पर न उतारी जा सके उसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा 7 जुलाई को क्या कुछ खास रह सकता है? 7 जुलाई को पूर्व से ही जो कोरोना
की मैनेजमेंट है उसको लेके याचिका की सुनवाई पहले से नियत है। और ये जो चारधाम यात्रा का विषय है, इस पर कोर्ट ने आज जो आदेश दिया है कि लाइव स्ट्रीमिंग कराई जाए, उस लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर आदेश का अनुपालन कैसे हुआ, क्या व्यवस्था की, ये सब टूरिज्म के सेक्रेटरी महोदय को अवगत कराना पड़ेगा कोर्ट को। दुष्यंत जी, इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और वैक्सीनेशन को लेकर भी तमाम याचिकाएं लगाई गई है, उनको लेकर भी सुनवाई हो सकती है? जी हाँ, उस पर भी 7 तारीख को ऑलरेडी लिस्टेड है, उन मामलों पर भी सुनवाई होनी है। कि उत्तराखंड में आज भी कोर्ट ने टिप्पणी की कि वैक्सीनेशन का जो कंपोजिट परसेंटेज है वो अभी भी बहुत कम है, 30% लोग तक वैक्सीनेट नहीं हो पाए हैं। और एक तरफ डेल्टा प्लस वेरिएंट कई राज्यों में प्रसार पर है, 10 राज्यों में फैल चुका है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट का कहना था कि बहुत स्थिति नाजुक है, आने वाले दिनों में और परेशानी न हो, इसलिए ये प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी है। साथ ही साथ कोर्ट ने इसमें महाभारत का भी उदाहरण दिया कि राजा की सबसे बड़ी ड्यूटी अपने प्रजा की जान माल की रक्षा करने की है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए अगर अपने संसाधनों पर, अपनी इनकम पर, अपने रिसोर्सेज का अगर कुर्बानी भी करनी पड़े कुछ समय के लिए, तो वो धर्म सम्मत है, कोर्ट का ये कहना था। ठीक है, दुष्यंत मनाली जी, आपने हमसे बातचीत करी, अपना कीमती टाइम आपने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांतापाल, जिस तरीके से अभी दुष्यंत मनाली जी की हम बातें सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि वाकई सरकार एक खाका तो यहाँ पर तैयार कर देती है, लेकिन उसको सही तरीके से किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है वो सरकार कोर्ट में पेश नहीं कर पाई, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वाकई बहुत जल्दबाजी में, या अभी जो चुनाव आ रहे हैं उस वजह से आमजन को खुश करने के लिए सरकार ऐसे फैसले ले लेती है। जी बिल्कुल प्रीति, जहां तक बात की जाए कि चुनाव बिल्कुल नजदीक है, जिसको लेकर सरकार को ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो जनता कोई इस धार्मिक कार्य अनुष्ठान से रोक सकते हैं, या कुंभ में नहीं आने देते हैं, या गंगा दशहरा नहीं मनाने देते हैं, या और भी जो अन्य सूची जारी की जा रही है कि बाजार इतने समय से इतने समय तक खुलेगा, इतने दिन बंद रहेगा, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक चुनावी स्टंट भारतीय जनता पार्टी का लगता है, सरकार का लगता है। क्योंकि अगर जनता इससे नाराज हो गई तो आने वाले कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में उनको इसका फर्क पड़ सकता है। इसलिए सरकार जो है जल्दीबाजी में इस तरह के फैसले ले रही है, जिसपे फिर उसे हाईकोर्ट से फटकार लगती है, तो फिर सरकार फिर नई SOP यहाँ पे जमा करती है, फिर नई शपथ पत्र पेश करती है कि इस तरीके से हम करेंगे, इस तरीके से हमारी चारधाम यात्रा होगी। कैबिनेट में अचानक फैसले ले लिया जाता है, तो उसको लेकर यहाँ का कोर्ट जो है वो बिल्कुल 700 पन्नों की जो यहाँ पे पहले एक इन्होंने आज शपथ पत्र पेश किया था, तो कोर्ट ने बिल्कुल उसमें अपना वो नहीं दिखाया, कोई रुख नहीं लिया, असंतुष्ट दिखी, नाराजगी व्यक्त की कि सरकार जल्दीबाजी में कोर्ट को यहाँ पे भ्रमित कर रही है अपने फायदे के लिए। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कांतापाल की 7 तारीख को जब सुनवाई होती है, उस दौरान सरकार यहाँ पर क्या पक्ष अपना रखती हुई नजर आती है। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, उसके लिए कांतापाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।